नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या हाल चाल है आपका? दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। क्लास है आज आपकी विद्युत उत्पादन से संबंधित सेकंड क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी। फर्स्ट क्लास थी आपकी थर्मल पावर प्लांट और सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों आज आपके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। तो दोस्तों यानी कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र। क्या? जल विद्युत शक्ति संयंत्र। विद्युत शक्ति संयंत्र। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि बिजली बनाते हैं अपन, मैंने बताया था कि ऊर्जा कोई सी भी हो। क्या? ऊर्जा कोई सी भी हो उसको आप न तो उत्पन्न कर सकते हो और न ही उसको नष्ट कर सकते हो। केवल ऊर्जा को दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं यानी बदलते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जल ऊर्जा को जल के द्वारा बिजली का उत्पादन करेंगे। अपन क्या करेंगे? जल के द्वारा बिजली का उत्पादन। वह कैसे करते हैं दोस्तों कि जैसे कि मान लो सपोज करो, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से देखो अपना पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। कहाँ? कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर यानी कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ता है यहाँ से दोस्तों कि जल शक्ति विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ करते हैं, यानी इसको कहाँ पर बनाया जाता है। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए ऐसी जगह का चयन करना पड़ता है जहाँ पर नदी हो। कहाँ? जहाँ पर नदी हो। वह नदी कहाँ बहती है दोस्तों? पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में। कहाँ बहती है? पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में। यानी दोस्तों इस नदी को, नदी क्या होती है? नदी होती है दो पहाड़ों के मध्य। क्या होती है? दो पहाड़ों के मध्य। तो नदी पर डैम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? डैम बनाया जाता है और डैम बनाकर जल को एकत्रित किया जाता है दोस्तों। यानी क्या किया जाता है? जल को एकत्रित किया जाता है और जल को एकत्रित करने वाला स्थान होता है जलकुंड। क्या होता है दोस्तों? जलकुंड। क्या होता है? जलकुंड। यानी अपन नदी पर डैम बनाकर जो जल को इकट्ठा किया जाता है, क्या किया जाता है दोस्तों? जल को इकट्ठा किया जाता है, उसे बोलते हैं अपन जलकुंड। क्या बोलते हैं? जलकुंड। और जो जल इकट्ठा हुआ, क्या हुआ दोस्तों? जो जल एकत्रित किया आपने डैम बनाकर, जो जल को एकत्रित किया, उस एकत्रित किए हुए जल के अंदर होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा देखो, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों ऊर्जा, ऊर्जा की बात करूं मैं। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी होती है दोस्तों गतिज ऊर्जा। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की। काफी बार एग्जाम में आता हुआ है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कारण या किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण विद्यमान ऊर्जा। दोस्तों ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थितिज ऊर्जा, दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। यानी कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लो कोई भी वस्तु ले लो आप, उसकी स्थिति के कारण विद्यमान ऊर्जा, वह क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। दूसरी होती है आपकी गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज ऊर्जा। यानी कि किसी भी वस्तु के अंदर उसकी गति के कारण, क्या? गति के कारण विद्यमान ऊर्जा। क्या? गति के कारण विद्यमान ऊर्जा, वही क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट अपना कि स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण, किसके कारण? उसकी
विद्यमान ऊर्जा वही क्या कहलाती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। यानी कि सड़क पर दौड़ती हुई मोटर, सड़क पर दौड़ता हुआ मोटरसाइकिल, समझ में आया होगा। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा यानी किसी भी ओवरहेड टंकी के अंदर भरा हुआ जल, जैसे मान लो पानी की टंकियां होती बड़ी बड़ी, उनके अंदर उसकी स्थिति के कारण जो एकत्रित भरा हुआ जल, उसकी स्थिति के कारण वो कौन सी ऊर्जा में आता है, स्थितिज ऊर्जा में। आपने देखा होगा पिछले जमाने के अंदर जो चाबी भरने वाली घड़ी होती है, क्या होती है, चाबी भरने वाली घड़ी, यानी उसके अंदर जितनी चाबी आपने भर चुकी है, क्या कमानी को हेट दिया आपने, चाबी को घुमा दिया, तो चाबी किसके कारण, उसकी स्थिति के कारण उसके अंदर जो एकत्रित ऊर्जा वो क्या कहलाती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है दोस्तों, mgh। m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वाकर्षण और h का मतलब इसकी ऊंचाई, हाइट। और एक होता है इसका गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 into mv², यानी कि 1/2 into m द्रव्यमान v वेग। m का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान, और यानी कि m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वाकर्षण और h बराबर ऊंचाई। इसी प्रकार इसके अंदर m बराबर द्रव्यमान और v बराबर वेग। तो यानी कि स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों mgh, m into g into h, समझ में आया होगा। और एक होती है आपकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 into m into v²। तो ये तो थी आपकी ऊर्जा, क्या थी, ऊर्जा। अब दोस्तों मेरा कहने का मतलब यहाँ था, ऊर्जा का मतलब यहाँ से टॉपिक आया, जैसे मान लो अपन जो जल को एकत्रित करेंगे, जल को, ये कोई आपकी नदी है, क्या है दोस्तों, नदी है। इस नदी के अंदर बहता हुआ पानी, क्या होता है दोस्तों, पानी बहता हुआ। नदी के अंदर पानी कैसा होता है दोस्तों, बहता हुआ होता है, क्योंकि तालाब होते हैं, तालाब के अंदर तो क्या होता है, जल इकट्ठा होता है। तालाब के अंदर जल बहता नहीं है कभी, तालाब के अंदर जल भरा रहता है। जबकि आपकी नदी होती है, नदी के अंदर क्या होता है, जल बहता रहता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता रहता है। क्योंकि नदियां भी पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, और पहाड़ों से निकलती हुई आगे चलती चलती कहाँ जाती है, समुद्र में। और तालाब तो क्या होता है दोस्तों, तालाब तो क्या होता है, कोई कस्बा होता है, कोई गांव होता है, उसके अंदर ही रहता है, क्या, उसके अंदर ही रहता है। तो उसका जल क्या होता है दोस्तों, एकत्रित होता है, इसके अंदर भरा हुआ रहता है। जबकि नदियां का जल क्या होता है, एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, मैंने एक उदाहरण बताया था आपको, एक होता है आपकी गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसकी गति के कारण विद्यमान ऊर्जा वह क्या कहलाती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। एक होती है उसकी स्थिति के कारण विद्यमान ऊर्जा, वही क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों कहने का मतलब जल विद्युत शक्ति संयंत्र, समझ में आ रहा होगा, जल शक्ति विद्युत संयंत्र, इसकी स्थापना करने के लिए नदी पर क्या बनाया जाता है दोस्तों, डैम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, डैम, यानी बांध। देखा होगा सभी ने, कोटा बेरा, राजस्थान के अंदर बिजली का उत्पादन किया जाता है पानी से, कोटा के अंदर, वहां पर उसको बोलते हैं कोटा बेरा, यानी कि वहां पर पानी के द्वारा बिजली बनाते हैं दोस्तों। तो कभी घूमने का मौका मिले, कोटा जाए, तो एक बार कोटा बेरा जो घूम के आना, यानी कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, जो नदी का बहता हुआ पानी को अपन ने रोक दिया, क्या कर दिया, यहाँ पर रोक दिया। अब इसकी स्थिति के कारण जो पानी रुका हुआ है, क्या रुका हुआ है दोस्तों, पानी रुका हुआ, इसकी स्थिति के कारण विद्यमान ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो गई दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा। जल को एकत्रित की गई, यानी कि जल को एकत्रित करते अपन दोस्तों, यानी कि जो एक डैम बनाकर जो जल को एकत्रित किया, उस जल के अंदर होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों यहाँ से आगे की प्रोसेस होती है एक और, यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर जल को एकत्रित किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों के अंदर नदी पर डैम बनाकर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र को कहाँ स्थापित किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में। कहाँ किया जाता है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में नदी पर डैम बनाकर। कहाँ स्थापित किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में नदी पर डैम बनाकर। अब दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि नदी पर बनाए गए डैम, नदी पर बनाए गए डैम के अंदर जो भरा हुआ जल, समझ में आया होगा, नदी पर बनाए गए डैम और डैम के अंदर भरा हुआ जल, उस जल के अंदर कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है, स्थितिज ऊर्जा। अब इस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है दोस्तों, क्या, गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। और दोस्तों जो नदी पर बनाए गए डैम और एकत्रित किया गया जल, उसको बोलते हैं जलकुंड। क्या बोलते हैं दोस्तों, जलकुंड। उसके बाद में आता है दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे बड़ा भाग कहलाता है डैम। क्या कहलाता है दोस्तों, डैम। और ये बहुत ही महंगा होता है। इसको बनाया जाता है पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट, सरिये आदि से मिलकर बनाते हैं इसको। तो ये सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे महंगा होता है और सबसे मजबूत होता है दोस्तों। क्या होता है, सबसे मजबूत होता है दोस्तों। और इसके बाद में आती है दोस्तों इसके बाद में दोस्तों एक आता है प्रेशर चैनल। क्या आता है दोस्तों, प्रेशर चैनल। जो प्रेशर चैनल का कार्य क्या होता है, यहां से इस प्रेशर चैनल के अंदर दोस्तों एक बार इसके भाग देखते हैं अपन। सीधा अपन कहाँ घुस गए, नदी पर। नदी पे घुसने से पहले अपन इसके भागों की जानकारी करते हैं। तो कंटिन्यू क्लास समझेंगे, टेंशन मत लो। पूरा का पूरा पावर प्लांट आज समझेंगे अपन कि जल के द्वारा बिजली कैसे बनाते हैं, जल के द्वारा बिजली कैसे बनाते हैं। जल विद्युत शक्ति संयंत्र के मुख्य भाग, मुख्य भाग दोस्तों ये क्या होता है, इसका मुख्य भाग जलकुंड। क्या होता है, जलकुंड, जलकुंड। दूसरा होता है जलकुंड के बाद में होता है दोस्तों बांध। एक होता है दोस्तों प्रेशर चैनल, प्रेशर चैनल। क्या होती है दोस्तों, प्रेशर चैनल। एक होता है दोस्तों वाल हाउस। क्या होता है दोस्तों, एक होता है प्रेशर चैनल, एक होता है सर्जर टैंक। क्या होता है दोस्तों, सर्जर टैंक। एक होता है वाल हाउस। क्या होता है दोस्तों, वाल हाउस। एक होता है दोस्तों पेन स्टोव। एक होता है दोस्तों पेन स्टोव, वाल हाउस, प्रेशर चैनल। एक होता है, एक होती है आपकी टरबाइन। क्या होती है दोस्तों, टरबाइन। पेन स्टोव के बाद में टरबाइन। दोस्तों ये इसके मुख्य भाग होते हैं।
कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र के मुख्य भाग, एक तो हो गया आपका जलकुंड, क्या हो गया दोस्तों, जलकुंड, एक हो गया आपका बांध, दूसरा हो गया प्रेशर चैनल, तीसरा चौथा हो गया सर्जर टैंक, वॉल हाउस, पेरिस्टो, टरबाइन। दोस्तों यहां से क्या होता है, इधर देखो, जल विद्युत शक्ति संयंत्र को स्थापित किया जाता है नदी पर डैम बनाकर। कहाँ स्थापित किया जाता है दोस्तों, नदी पर डैम बनाकर, या की नदी हो गई दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र इलाके होते हैं, पहाड़ी बड़े बड़े क्षेत्र इलाके होते हैं, इन क्षेत्र इलाकों के अंदर क्या होता है दोस्तों, नदी है, इस नदी के अंदर जल क्या होता है दोस्तों, एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर चलता है, एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर चलता है। पानी बह रहा है नदी के अंदर, क्या हो रहा है दोस्तों, नदी के अंदर जल बह रहा है। अब इस जल को इकट्ठा करेंगे, वो कैसे इकट्ठा करते हैं दोस्तों, नदी पर बनाते हैं अपन डैम, क्या बनाते हैं दोस्तों, डैम, क्या बना दिया अपन ने, डैम। यहाँ पर डैम बनाएंगे अपन, जो आपकी नदी है, क्या है दोस्तों, नदी, ये नदी बह रही है, इस पे बनाएंगे अपन डैम, क्या बनाएंगे दोस्तों, डैम। ये क्या बना दिया दोस्तों, अपन ने डैम बना दिया यहाँ पर। क्या बना दिया दोस्तों, डैम। पहला भाग यानी कि इसका मुख्य भाग क्या हो गया, जो देखो जल शक्ति विद्युत संयंत्र है, इसको स्थापित करते हैं पर पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में नदी पर डैम बनाकर। तो दोस्तों जो नदी होती है उस पर अपन ने डैम बना दिया, क्या बना दिया, डैम। सबसे पहले आता है इसका मुख्य पॉइंट जलकुंड, क्या आता है दोस्तों, जलकुंड। डैम बनाकर जो जल को एकत्रित किया, जल को एकत्रित किया गया जल, वो होता है जलकुंड, क्या हो गया दोस्तों, जलकुंड। उसके बाद में अगला भाग आता है आपका बांध, जो नदी पर डैम बनाया जाता है। और दोस्तों ये होता है हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे बड़ा भाग, क्या होता है दोस्तों, हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे बड़ा भाग होता है हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे बड़ा भाग होता है यानी कि बांध, डैम। इसके बाद आता है दोस्तों प्रेशर चैनल, क्या आती है दोस्तों, प्रेशर चैनल। ये चैनल क्या होती है दोस्तों, यानी कि जल को निकालने के लिए, किसको, जल को निकालने के लिए, यानी कि जो आपका बांध होता है, इस बांध से एक निकाली जाती है प्रेशर चैनल। क्या निकाली जाती है दोस्तों, प्रेशर चैनल। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रेशर चैनल, क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर चैनल। इसका कार्य होता है दोस्तों, जो आपके प्रेशर चैनल है, इसका कार्य होता है जो आपने बांध बनाकर जो जल को एकत्रित किया गया, जल को एकत्रित किया गया, यानी इस जल को कहां तक पहुंचाता है, सर्जर टैंक तक, यानी वॉल हाउस तक जल को पहुंचाने का कार्य करती है आपकी प्रेशर चैनल। प्रेशर चैनल का कार्य क्या होता है, यानी कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर प्रेशर चैनल का कार्य होता है जो बांध के अंदर एकत्रित जल को सर्जर टैंक या वॉल हाउस तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों, प्रेशर चैनल। समझ में आया होगा। अब इसके बाद में अगला भाग आता है दोस्तों सर्जर टैंक। क्या आता है, सर्जर टैंक। और दोस्तों ये सर्जर टैंक कहाँ बना होता है कि वॉल हाउस से पहले, कहाँ बना होता है दोस्तों, वॉल हाउस से जो पहले एक बना होता है सर्जर टैंक। क्या बना होता है दोस्तों, सर्जर टैंक। वॉल हाउस से बनाया गया पहले एक होता है सर्जर टैंक। क्या होता है दोस्तों, सर्जर टैंक।
वाल हाउस से पहले बनता है दोस्तों सर्जर टैंक, और इस टैंक का कार्य होता है यान मान लो बारिश के मौसम या जल बारिश के मौसम के अंदर क्या होती है, नदियां उफान करती है। क्या करते हैं दोस्तों, नदियां उफान करती है, यानी कि जल एक साथ आता है, उस जल को कंट्रोल करता है। कौन करता है दोस्तों, सर्जर टैंक। क्या करता है दोस्तों, सर्जर टैंक। और सर्जर टैंक के बाद में तुरंत आती है आपकी वाल हाउस। क्या आता है दोस्तों, वाल हाउस। सर्जर टैंक के बाद में आता है दोस्तों वाल हाउस। सर्जर टैंक के बाद में क्या आता है दोस्तों, वाल हाउस। और इसका कार्य क्या होता है, वाल हाउस का कार्य क्या होता है दोस्तों, कि नदियां उफान कर गई, नदियां क्या होती है, उफान होती है। बारिश के मौसम में पानी की मात्रा ज्यादा होती है दोस्तों, क्या होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। और इस मान लो अगर प्रेशर चैनल से भी कंट्रोल नहीं हुआ, सर्जर टैंक से भी कंट्रोल नहीं होता है जल, तो कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पर वाल हाउस कंट्रोल करता है दोस्तों। क्या करता है, वाल हाउस जल को नियंत्रण करने का कार्य करता है। क्या करता है, यहाँ पर वाल हाउस होता है जो जल को नियंत्रण करने का कार्य करता है। जिससे क्या होती है, वाल अगर मान लो वाल हाउस नहीं लगाएंगे तो इसके बाद में जो अगला भाग आता है आपका पेन स्टोक। क्या आता है, पेन स्टोक। अगला भाग आएगा आपके पास में पेन स्टोक। सर्जर ये तो हो गए दोस्तों, नाम भी साथ में साथ लिखते हैं अपन, इसको बोलेंगे बांध। क्या बोलेंगे दोस्तों, बांध। ये हो गई आपकी नदी, नदी, इसको बांध, नदी। ये हो गया दोस्तों बांध या डैम। इसको बोलते हैं दोस्तों प्रेशर चैनल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेशर चैनल। इसको बोलेंगे अपन प्रेशर चैनल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेशर चैनल। इसके बाद आता है सर्जर टैंक। इसको बोलते हैं दोस्तों टैंक। क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्जर टैंक। इसके बाद में आता है वाल हाउस, वाल हाउस। वाल हाउस के बाद में आते हैं दोस्तों पेन स्टोक। क्या आती है दोस्तों, क्या आती है इसके बाद में, पेन स्टोक। क्या आती है दोस्तों, पेन स्टोक। यानी कि पेन स्टोक का कार्य क्या होता है दोस्तों, जो वाल हाउस से जल को टरबाइन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों, पेन स्टोक। इसको बोलेंगे अपन पेन स्टोक। पेन स्टोक। वाल हाउस से टरबाइन तक जल को पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों, यहाँ पर पेन स्टोक। कौन करता है, पेन स्टोक। जो आपकी टरबाइन होती है दोस्तों वो कैसी होती है, एक पहिया होता है, एक चक्री होती है। क्या होता है दोस्तों, एक चक्री होती है। इसकी आकृति ऐसी होती है दोस्तों, एक पहिए के नुमा आकृति होती है इसकी। कैसी होती है, पहिए के नुमा आकृति होती है। अगर दोस्तों ये वाल हाउस से जो पेन स्टोक होता है, इस पेन स्टोक का जल होता है, जल निकासी के लिए जो काम में लेते हैं उसको बोलते हैं पेन स्टोक। जल को निकालने के लिए जो काम में लिए गए पाइप उसको बोलते हैं पेन स्टोक। और पेन स्टोक से जो जल तेज धार के साथ में टरबाइन पर गिराया जाता है दोस्तों, और आपकी टरबाइन क्या होती है, घूमती है। क्या होती है दोस्तों, टरबाइन घूमती। और टरबाइन से दोस्तों कपल यानी जुड़ा होता है। टरबाइन से क्या जुड़ा होता है दोस्तों, आपका अल्टरनेटर या जनित्र। टरबाइन से जुड़ा होता है दोस्तों आपका अल्टरनेटर। क्या जुड़ा होता है दोस्तों, अल्टरनेटर। अब यह अल्टरनेटर कैसा हो सकता है दोस्तों, RYB। यहां तक सबको समझ में आया होगा कि अल्टरनेटर
जुड़ा होता है दोस्तों। क्या जुड़ा होता है? अल्टरनेटर जुड़ा होता है। और दोस्तों एक बात और बताता हूं मैं आपको, पावर हाउस क्या होता है? पावर हाउस यानी कि जिस स्थान पर बिजली का उत्पादन किया जाता है उससे बोलते हैं अपन पावर हाउस। क्या बोलते हैं दोस्तों? पावर हाउस। अब इनका संयोजन होता है दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। किससे होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इनका संयोजन होता है। और ये बिजली को क्या करते हैं? कम करते हैं दोस्तों। ये पूरा का पूरा भाग कहलाता है दोस्तों आपका पावर हाउस। क्या कहलाता है? पावर हाउस। इसको बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं दोस्तों? पावर हाउस। यानी कि जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है और उसे जहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उत्पादन के समय 11 केवी किलोवाट, 11 केवी वोल्टेज को आप चेंज करते हैं 220 किलोवाट या 440 किलोवाट के अंदर चेंज करते हैं। और इसको पूरे के पूरे भाग को बोलते हैं दोस्तों पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस या पावर स्टेशन। समझ में आया होगा दोस्तों यहाँ से। और भारत के अंदर क्या? भारत के अंदर विद्युत का उत्पादन 50 टर्ज पर किया जाता है। और मान लो सपोज करो कभी कभार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का अंतर कितना होता है? केवल 3 से 5%, -3 से 5% फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है। इंडिया के अंदर या भारत के अंदर कितनी आवर्ती पर विद्युत का उत्पादन करते हैं? 50 टर्ज। कितना? 50 टर्ज। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था अपना कि टरबाइन वाल हाउस से एकत्रित जल को टरबाइन तक पहुंचाने वाला मानक कहलाता है पेन स्टोक। क्या कहलाता है दोस्तों? पेन स्टोक। क्योंकि जल यहां से चलकर कहां पहुंच रहा है? सर्जर टैंक में। सर्जर टैंक से वाल हाउस, समझ रहे हो? वाल हाउस से पहुंचता है जल टरबाइन पर। टरबाइन क्या होता है? एक चक्री होती है, पहिया होता है, एक धुरी होती है दोस्तों, ये घूमती है। अगर इस टरबाइन पर तेज धार से जल को गिराता हूं तो टरबाइन घूमती है दोस्तों। और टरबाइन से ऊपर होता है आपका अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर आपका 3 फेज होता है। विद्युत का उत्पादन करते हैं 3 फेज पर। कितना? 3 फेज पर। अब इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यहां से उत्पादन हुआ 11 केवी। क्या हुआ दोस्तों? 11 केवी। इसको चेंज करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से यानी कि 220 किलोवोल्ट या 440 किलोवोल्ट इतना चेंज करते हैं दोस्तों किलोवोल्ट वोल्टेज पर। समझ में आया होगा। अब इसको और भारत के अंदर आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। कितना होता है दोस्तों? 50 हर्ट्ज। और कभी कभार क्या होता है? आवृत्ति का अंतर होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का अंतर होता है ±5% से 3%। कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आवृत्ति का अंतराल कितना होता है? ±5% से 3%। अगर ज्यादा हो जाती है चेंज, अगर 5 से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? पूरा का पूरा शट डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? शट डाउन हो जाता है। तो ये फिक्स होता है। क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? फिक्स होती है। अब इसके बाद में जो आपकी टरबाइन होती है, टरबाइन कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की। जो आपकी टरबाइन होती है 3 प्रकार की होती है। और वो कौन कौन से नाम होते हैं दोस्तों इनके? टरबाइन की बात करूंगा मैं। टरबाइन होती है दोस्तों आपकी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की। एक होती है केपलन। क्या होती है? केपलन। एक होती है आपकी केपलन। एक होती है दोस्तों फ्रांसीसी। क्या होती है? फ्रांसीसी। एक होती है आपकी फ्रांसिस, दूसरी होती है दोस्तों पेल्टन व्हील। क्या होती है दोस्तों? पेल्टन व्हील।
एक होती है पेडल व्हील। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि हाइड्रो पावर प्लांट होता है, जो हाइड्रो पावर प्लांट बेस लोड तथा पीक लोड दोनों पर कार्य करता है और इन टरबाइन का उपयोग करता है दोस्तों कि टरबाइन का कार्य होता है दोस्तों गतिज ऊर्जा को बदलना। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है दोस्तों। गतिज ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कौन बदलता है? यहाँ पर टरबाइन। और टरबाइन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, केपलन, फ्रांसिस और पेल्टन व्हील। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि टरबाइन की ऊंचाई, जब केपलन टरबाइन का उपयोग कहाँ करते हैं? निम्न शीर्ष पर। क्या करते हैं? निम्न शीर्ष पर किया जाता है इसका, और इसकी शीर्ष की ऊंचाई होती है 30 मीटर। दोस्तों केपलन टरबाइन निम्न शीर्ष पर प्रयोग करते हैं। किस शीर्ष पर? निम्न शीर्ष पर। कहाँ प्रयोग करते हैं? निम्न शीर्ष पर प्रयोग करते हैं। जबकि फ्रांसीसी टरबाइन का उपयोग दोस्तों, फ्रांसीसी टरबाइन का उपयोग करते हैं मध्यम शीर्ष पर। कहाँ करते हैं दोस्तों? मध्यम शीर्ष पर। मध्यम शीर्ष पर प्रयोग करते हैं दोस्तों। और पेल्टन व्हील का उपयोग करते हैं दोस्तों उच्च शीर्ष पर। कहाँ करते हैं दोस्तों? उच्च शीर्ष पर। कहाँ करते हैं दोस्तों? उच्च शीर्ष पर। अब दोस्तों उच्च शीर्ष पर या मध्यम शीर्ष पर आपको पता होगा केपलन टरबाइन कहाँ उपयोग करते हैं? निम्न शीर्ष पर। इसकी ऊंचाई होती है दोस्तों 30 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? 30 मीटर। और अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फ्रांसीसी टरबाइन का उपयोग करते हैं निम्न शीर्ष पर, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? इसकी ऊंचाई होती है दोस्तों 30 मीटर से 100 मीटर तक। कितनी होती है दोस्तों? 30 मीटर से 100 मीटर तक। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों उच्च शीर्ष वाली टरबाइन कौन सी होती है? पेल्टन व्हील। और इसका ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 100 मीटर से 300 मीटर तक ऊंचाई होती है दोस्तों इसकी। 100 मीटर से 300 मीटर तक। क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अपना पढ़ाने का तरीका है दोस्तों कॉन्सेप्ट से कटऑफ की ओर, कॉन्सेप्ट से कटऑफ की ओर। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट जल विद्युत शक्ति संयंत्र किस लोड पर कार्य करता है? किस पर कार्य करता है? बेस लोड और पीक लोड पर कार्य करता है। क्वेश्चन है आपका जल विद्युत शक्ति संयंत्र किस पर कार्य करता है? कार्य की बात हो ना, कार्य ये बेस लोड व पीक लोड पर कार्य करता है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, क्या एग्जाम के अंदर पूछा जाता है जल विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य करता है बेस लोड व पीक लोड पर। समझ में आया होगा। अगला जो भाग आता है इसका, आपने ये क्या होता है कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र किस पर कार्य करता है? पहले क्या करता है? यहाँ पर ऊर्जा होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की। अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है एक बार देखना जरूर। प्रोसेस कैसे होती है? जैसे इसका उत्पादन क्या करते हैं? नदी पर डैम बनाकर दोस्तों, और नदी के अंदर जो एकत्रित किया गया जल है उस जल के अंदर होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। इसके अंदर विद्यमान हो गई आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हमने बताया था दोस्तों आपको कि जल के अंदर एकत्रित किया गया जल के अंदर एकत्रित किया हुआ जल है उसके अंदर विद्यमान होती है स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है? वापस गतिज ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में? यानी कि बहता हुआ जल है उस जल के अंदर क्या होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। एकत्रित किया हुआ जल उसके अंदर होती है स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ से जल क्या होता है दोस्तों? जल को निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? यहाँ से जल को निकाला जाता है। किसके माध्यम से? प्रेशर चैनल के माध्यम से। अब प्रेशर चैनल क्या होती है दोस्तों कि बांध से जल को सर्जर टैंक तक पहुंचाने वाला मार्ग, सर्जर टैंक तक पहुंचाने वाला मार्ग कहलाता है प्रेशर चैनल। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेशर चैनल। प्रेशर चैनल के बाद आता है आपका सर्जर टैंक। इस सर्जर
मान लो पानी एक साथ आ रहा, ज्यादा मात्रा के अंदर आ रहा, अपन को पानी चाहिए इधर कम, क्या चाहिए कम, तो ज्यादा पानी आ रहा, उस पानी को क्या किधर भेज देते, सर्जर टैंक में, और जो बचा हुआ जल है उसको कहाँ पहुंचाया जाता है, वाल हाउस के अंदर। यहाँ कंट्रोल कर लिया। इसके बाद में अगला भाग आता है दोस्तों वाल हाउस। क्या आता है, वाल हाउस। इसका भी कार्य क्या होता है, जब किसी स्थिति के अंदर पानी अचानक पानी को नियंत्रित करने वाला मानक होता है वाल हाउस। अगर कंट्रोल करना है, पानी ज्यादा प्रेशर से आ रहा है दोस्तों, बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है दोस्तों, और बारिश का मौसम है, वर्षा होती है, नदियां उफान होती है, नदियों के अंदर जल ज्यादा होता है, उस जल को नियंत्रण करने के लिए अगर मान लो जल को नियंत्रण नहीं करेंगे अपन, तो यहाँ पर लगी हुई आपकी पेन स्टॉक, क्या लगा हुआ है, पेन स्टॉक। अगर एक साथ जल को भेजा जाता है तो पेन स्टॉक में क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, टूट सकती है। क्या हो सकता है दोस्तों, टूट सकती है। इसको बचाने के लिए वाल हाउस का प्रयोग किया जाता है। किसका, वाल हाउस का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो गया जल, कौन सी ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में चेंज हो गया आपका जल, और गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल दिया, यहाँ पर टरबाइन, कौन बदल दिया, टरबाइन। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहाँ से, यहाँ टरबाइन हो गया, ये टरबाइन वाला मार्ग है दोस्तों, क्या है यहाँ पर टरबाइन, जल गिरा, टरबाइन में गिरा, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला कौन, टरबाइन, और यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युतिक ऊर्जा में बदल दिया आपका जनित्र, अल्टरनेटर। कितनी ऊर्जा हो गई, एक तो हो गई आपके पास में स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद में गतिज ऊर्जा, या और यहाँ पर हो गई आपकी यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो गई दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा। और यहाँ पर मिल गई आपको इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन होता है यहाँ से कि टरबाइन से एकत्रित जल को बांध नदी में भेजने वाला मार्ग, जल का इकट्ठा रहेगा क्या दोस्तों, बांध बनाया, जल को इकट्ठा किया, अब जल आगे भी तो जाएगा ना नदी में वापस, उस मार्ग को कहते हैं दोस्तों टेल रेस। क्या कहते हैं, टेल रेस। समझ में आया होगा दोस्तों, टेल रेस क्या हुआ दोस्तों, टेल रेस। समझ में आया होगा, टेल रेस यानी टरबाइन से एकत्रित जल को वापस नदी में पहुंचाने वाला मार्ग होता है दोस्तों टेल रेस। क्या होता है दोस्तों, टेल रेस। यहां तक सबको समझ में आया होगा। और दोस्तों अब अगला पॉइंट बनता है आपका उत्प्लावन मार्ग। क्या होता है दोस्तों, उत्प्लावन मार्ग। यहां पे क्या होता है, उत्प्लावन मार्ग। अगर पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों, इस पानी को कंट्रोल किया जाता है उत्प्लावन मार्ग से। प्रोसेस जारी हो गया आपकी, नदी पानी यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने वाला मार्ग। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा में चेंज किया। गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में चेंज हो गया। आपका विद्युत का उत्पादन हो गया दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं इसको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं दोस्तों। केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र किस पर कार्य करता है, बेस लोड व पीक लोड पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता है दोस्तों इससे कि नदी में एकत्रित किया गया जल है उसके अंदर होती है स्थितिज ऊर्जा। टरबाइन का कार्य क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना। टरबाइन का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना। और दोस्तों यहाँ पर अल्टरनेटर लगा हुआ, अल्टरनेटर इंडिया के अंदर कितनी आवृत्ति पर कार्य करता है, 50 हर्ट्ज पर। कितनी कार्य पर, 50 हर्ट्ज पर। और आवृत्ति का अंतराल कितना होता है, प्लस माइनस 5% से 3%। समझ में आया होगा दोस्तों। और इसके लाभ की बात करते हैं अपन, इसका क्या क्या लाभ होते हैं इसके। इस पर वातावरण, अगर बात करूं मैं जल विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर इसके लाभ की बात करेंगे अपन, क्या लाभ।
एक तो होगा लाभ, एक हो गई हानि, हानि भी तो होगी ना दोस्तों, एक हो गया इसका उपयोग। तो बात करेंगे अपन लाभ के बारे में। लाभ यानी ये वातावरण क्षेत्र से क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सुरक्षित होता है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। और दोस्तों अगला पॉइंट बनता है लाभ वाला, कि इसको संपूर्ण भारत के अंदर, कहां पर, संपूर्ण भारत के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। संपूर्ण भारत में नदियों पर डैम बनाकर इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगला पॉइंट होता है दोस्तों, इसका ईंधन का स्रोत अनंत है। इंडिया के अंदर बहुत सी नदियां हैं, समुद्र है, तो इनका स्रोत, जल का स्रोत क्या है यहाँ पर, अपना पृथ्वी पर अनंत है। क्या है, अनंत है। और इसकी हानि, अगर हानि की बात करूं मैं दोस्तों, इसकी हानि क्या होती है, जब आप नदी पर डैम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं दोस्तों, लागत बहुत ज्यादा आती है इसकी। क्या आती है, लागत बहुत ज्यादा आती है। और दोस्तों जहां पर नदियां होती है वहां पर क्या होती है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र इलाके होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र इलाके होते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र इलाकों पर लैंड को ले जाने के लिए पोलों की आवश्यकता होती है। तो उन पोलों की आवश्यकता होती है दोस्तों, लागत बहुत ज्यादा आती है। क्या आती है, लागत बहुत ज्यादा आती है। अब दोस्तों आपने सुना होगा, पढ़ेंगे डिटेल से पोलों के प्रकार, तब पता पड़ेगा कि पहाड़ी क्षेत्र इलाकों के अंदर पारेषण लाइन को, सप्लाई को पारित किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोलों के माध्यम से, है ना, पोलों के माध्यम से करते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में जो पोल काम में लेते हैं, लकड़ी के पोल काम में लेते हैं। किसके, लकड़ी के पोल काम में लेते हैं। तो इसका लागत क्या होता है दोस्तों, पारिषण करने के लिए ज्यादा होता है। और इसके उपयोग की बात करूंगा मैं, अनुप्रयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, यानी जल विद्युत उत्पादन में, यानी अपनी खेती होती है, खेतों में पानी पिलाने में। ये बहुत से होती है नदियां, उफान, अगर मान लो नदियां हैं, ये तो इसका जल का उपयोग क्या होता है दोस्तों, जल का उपयोग खेती के अंदर कर सकते हैं अपन, किसके अंदर, खेती के अंदर कर सकते हैं, और विद्युत का उत्पादन करने के अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात और है, क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट बात और है कि नदियों पर डैम बनाते हैं, किसके कारण, नदियों के बहाव को कम करने के लिए, क्योंकि जल एक साथ में ज्यादा आएगा, उसको रोकने के लिए सबसे मुख्य उपयोग है। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आपका कंप्लीट भाग हो गया जल विद्युत शक्ति संयंत्र का, कौन सा, जल शक्ति विद्युत संयंत्र का, और अगला भाग आएगा कल। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का प्यार इसी तरह बनाए रखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।